कीर्ति मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल से। आज हम कक्षा 11वीं में व्यावसायिक सेवाओं का अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक सेवाओं से आशय अभौतिक पदार्थों से होता है। इनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। व्यावसायिक सेवाएं, व्यवसाय का आशय उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के नियमित हस्तांतरण से संबंधित होती है। यहाँ वस्तुओं से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से होता है जो मानवीय की आवश्यकताओं को संतुष्टि करते हैं। इनमें उन्हीं पदार्थों को शामिल किया जाता है जो भौतिक होते हैं। भौतिक पदार्थ वो जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके। उदाहरण के लिए पेन, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, भवन इत्यादि वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं। अमूर्त सेवाएं, समय अंतराल सेवाएं, असंगतता, संग्रह संभव नहीं, सहयोग। सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं। हमारा पहला बिंदु है अमूर्त सेवाएं। अमूर्त सेवाएं वह सेवाएं होती हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। सेवाएं अमूर्त होती हैं जिन्हें देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। समय अंतराल। सेवाओं में समय अंतराल नहीं होता है, अर्थात इनका उत्पादन एवं उपभोग का साथ होता है। उदाहरण, अध्यापक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वह एक उत्पादन करता है, तब विद्यार्थी इस सेवा का उसी समय ज्ञानवर्धन अर्थात उपभोग करता है। असंगतता। इसमें एक रूपता नहीं होती है, अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग मांगें होती हैं। सेवाओं में असंगतता होती है, अर्थात इनमें एक रूपता का अभाव होता है। वास्तव में सेवाएं मानकीय मूर्त उत्पादन नहीं होती। संग्रह संभव नहीं। सेवाओं के कोई भौतिक घटक नहीं होते, इसलिए इनको भविष्य के लिए जमा करके नहीं रखा जा सकता। सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता है, इसका निष्पादन उसी समय किया जाता है जब ग्राहक इसकी मांग करता है। सहयोग। सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग अति आवश्यक होता है। वह अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार अवश्य करा सकता है। सेवाओं के प्रकार। व्यक्तिगत सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्तिगत सेवाएं व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जा सकती हैं, जैसे होटल, आवास, चिकित्सा सुविधाएं। यह वह सेवाएं होती हैं जिनका अनुभव अलग अलग ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। इनमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। इनमें सेवा प्रदान करने वाले के अनुसार भिन्नता होती है। यह सेवाएं ग्राहकों की पसंदगी पर निर्भर करती हैं। सामाजिक सेवाएं। ये आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं हैं। इन सेवाओं का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को उनकी सहायता में से समाज में सामाजिक समानता हासिल कराना होता है। यह सेवाएं कुछ सामाजिक उद्देश्यों या स्वेच्छा से प्रदान की जाती हैं। इनके उद्देश्य समाज में शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, स्वच्छता, निर्धन वर्ग के जीवन स्तर में सुधार के उपाय इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु व्यावसायिक सेवाएं। यह सेवाएं दैनिक कामकाज और गतिविधियों का समर्थन करती हैं। जब एक उद्यम अपनी व्यावसायिक क्रियाओं हेतु सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडार, संचार आदि का उपयोग करता है तो इन्हें व्यावसायिक सेवाएं कहते हैं। बैंक। बैंक वह संस्था है जो उन लोगों का रुपया जमा करती है जिनके पास रुपया अतिरिक्त मात्रा में होता है और जिन्हें आवश्यकता है उन्हें रुपया उधार देती है। बैंकिंग एक प्राचीन व्यवसाय है। वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती है, यद्यपि एक अति प्राचीन व्यवसाय है। बैंक शब्द का प्रयोग एक लंबे समय से होता आ रहा है।
परंतु इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में मतभेद है। एक विचारधारा के अनुसार प्राचीन समय में इटली में जो व्यापार गृह प्रारंभिक बैंक का कार्य करते थे, उनको बैंची कहा जाता था, अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग का अभिप्राय जनता से उधार देने अथवा विनियोग हेतु मुद्रा के निक्षेपों का स्वीकार करना जो मांग पर अथवा किसी अन्य प्रकार चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा देय होते हैं। हार्ट के अनुसार बैंकर वही व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों का रुपया जमा करता है तथा उन व्यक्तियों के चेकों का जिन्होंने इसे जमा किया है भुगतान करके चुकाता है। बैंकों के प्रकार: व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक, केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक: इन बैंकों का प्रमुख कार्य व्यवसाय तथा उद्योग के लिए अल्पकालीन ऋण देना होता है। व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण देना होता है। औद्योगिक बैंक: औद्योगिक बैंकों से तात्पर्य ऐसे बैंकों से होता है जो उद्योग धंधों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। कृषि बैंक: कृषि विकास के लिए वित्त की पूर्ति के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। बीज, खाद, मजदूरी के लिए अल्पकालीन ऋण एवं भूमि, मशीन खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंक होती है। विदेशी विनिमय बैंक: एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने में समस्या आती है, विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार का ही अर्थ प्रबंधन करते हैं। बचत बैंक: इन बैंकों में छोटी छोटी बचत जमा की जाती है, इन्हें उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है। जमाकर्ता को ये सुविधा होती है कि वह इन बचतों को समय समय पर निकाल सकता है। पश्चिमी देशों में साधारण वर्ग के लोगों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पृथक बैंक की स्थापना की गई है जिसे बचत बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक: इन बैंकों को नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त होता है। यह बैंक सरकार की बैंकर होती है। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्षस्थ संस्था है। इस बैंक का जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय बैंक: आर्थिक समस्याओं को दूर करना तथा सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। उदाहरण: द्वितीय विश्व युद्ध में क्षतिग्रस्त देशों के विकास हेतु 1945 में दो संस्थाओं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। बैंकों का महत्व: वर्तमान युग में बैंक समाज के संपूर्ण आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। बैंक का आधुनिक समय में महत्व निम्नलिखित शीर्षकों से स्पष्ट किया जाता है। व्यापार व उद्योग में मदद, भुगतान करने की सुविधा, पूंजी संचय को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास में सहायता, साख का सृजन। व्यापार व उद्योग में मदद: व्यापार को चलाने के लिए नई नई तकनीकों की आवश्यकता होती है जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। बैंक व्यापारियों, उद्योगपतियों का ऋण देकर विकास में सहायता प्रदान करती है। कोई भी व्यापारी या उद्योगपति
कितने ही साधनों वाला क्यों न हो, वह अपनी समस्त व्यापार व उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। उसे नई तकनीकों व यंत्रों के लिए अत्यधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। बैंक समाज की अतिरिक्त आय को बचतकर्ताओं से एकत्रित करके इस प्रकार के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। भुगतान करने की सुविधा। बैंकों के द्वारा बड़े भुगतान कराना बहुत आसान हो जाता है। चेकों तथा ड्राफ्टों द्वारा धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। भुगतान सुविधा आसान होने के कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास संभव हो सका है। पूंजी संचय को प्रोत्साहन। पूंजी संचय को प्रोत्साहन मिला, लोगों में बचत करने की भावना बढ़ गई। बैंकों के विकास ने लोगों में बैंकिंग आदत को बढ़ावा दिया है। लोग अपनी बचतों को बैंकों में जमा करते हैं, जिससे पूंजी के संचय को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक विकास में सहायता। अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। बैंक बचतों को एकत्रित करके व उसे उत्पादकीय कार्यों हेतु उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास की इस समस्या को कम करने में मदद करते हैं। साख का सृजन। बैंक जमाओं पर ऋण देकर साख का सृजन करती है। बैंकों के कारण लोग अपनी जमाओं को बैंकों में रखते हैं तथा भुगतान भी चेकों से ही करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक साख का सृजन करने में सक्षम हो जाते हैं। इससे विनियोग में प्रोत्साहन मिलता है। व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। यह बैंक धन जमा करने, ऋण देने, चेकों का संग्रहण एवं भुगतान आदि करने का कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक जमाएं प्राप्त करते हैं, ऋण अथवा उधार देते हैं, चेकों का संग्रहण एवं भुगतान आदि अनेक कार्य इन बैंकों द्वारा किया जाता है। व्यापारिक बैंक का अर्थ। व्यापारिक बैंक का आशय उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक इत्यादि। व्यापारिक बैंकों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक व गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित कर रखा है, वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों की चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, इन बैंकों को अपनी मांग एवं समग्र देयताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। नंबर 3, इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। नंबर 4, ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो जमाकर्ताओं के हित में ना हो। गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं होते। इन बैंकों की चुकता पूंजी व प्रारक्षित निधि मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है। इन बैंकों को अपने निक्षेपों का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है,
पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है। व्यापारिक बैंकों के कार्य। नंबर 1, जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना। नंबर 2, ऋण प्रदान करना। नंबर 3, अभिकर्ता संबंधी कार्य। नंबर 4, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। नंबर 5, आंतरिक व विदेशी व्यापार। हमारा पहला बिंदु, जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना। बैंक प्रायः सभी वर्गों के लोगों से जमा राशियां प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। जनता से जमाओं के रूप में उनकी बचतों को प्राप्त करना व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। बैंक इन जमाओं पर ब्याज प्रदान करते हैं तथा भुगतान तिथि पर या इसको मांगने पर इसके भुगतान का वायदा भी करते हैं। चेकों के प्रयोग के माध्यम से जमाकर्ता को नकदी के अंतरण की सुविधा भी प्राप्त होती है। ऋण प्रदान करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना। बैंक जमा पूंजी का अधिकांश भाग ऋण के रूप में दे देते हैं। बैंक जितनी राशि जमा के रूप में प्राप्त करते हैं उसका एक निश्चित भाग अपने पास नकद रूप में रखकर शेष राशि जरूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में दे देते हैं। प्रत्येक व्यवसाय व उद्योग में कुछ ऐसे लोगों को ऋण देकर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अभिकर्ता संबंधी कार्य। अपने ग्राहकों का दूसरे बैंकों से रुपया वसूल करके उनके खातों में जमा कराना, बीमा किस्त, ब्याज राशि आदि का भुगतान करना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता या एजेंसी कार्य भी संपन्न कराता है। इन कार्यों को बैंक निःशुल्क अथवा कमीशन लेकर करता है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। ये विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी करने लगे हैं। इस व्यापारिक बैंक कार्य को करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेना अनिवार्य है। व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। भारतवर्ष में यह कार्य विदेशी विनिमय बैंक द्वारा किया जाता है। नंबर 5, आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा विनिमय बिल है जो कुछ समय के बाद परिपक्व होना है और उसे धन की तत्काल आवश्यकता है, तो बैंक बिल को भुना सकता है। बैंक इस कार्य को हुंडियों व विदेशी विनिमय बिल को भुनाकर करता है। प्रमुख बैंकिंग सेवाएं। ग्राहकों के खाते। नंबर 1, स्थिर जमा खाता। नंबर 2, चालू खाता। नंबर 3, बचत खाता। नंबर 4, आवर्ती जमा खाता। नंबर 5, गृह बचत खाता व ऋण प्रदान करना। नंबर 1, नकद साख। नंबर 2, अधिविकर्ष साख, मुद्रा हस्तांतरण। नंबर 1, बैंक ड्राफ्ट। नंबर 2, बैंकर चेक। प्रमुख बैंकिंग सेवाएं। ग्राहकों के खाते। बैंक जमाओं को लाभदायक तरीके से विनियोजित करती है और जब इसकी आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में प्रदान करके समाज के विभिन्न वर्गों को सुविधाएं प्रदान करती है। बैंकों का प्रारंभिक कार्य ग्राहकों की जमाओं को प्राप्त करना है। बैंक यह जमाएं जनता, व्यापारिक उद्यमियों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थाओं आदि से प्राप्त करते हैं। बैंक जिन प्रमुख खातों के माध्यम से जमाएं प्राप्त करते हैं उनमें प्रमुख खाते निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थिर जमा खाता। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करवाई जाती है। स्थिर या म्यादी खाते में
रुपया एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, जैसे 1, 2 अथवा 5 वर्ष के लिए। चालू खाता। इस खाते की विशेषता है कि इसमें किसी भी समय कितनी भी राशि जमा की जा सकती है और निकलवाई जा सकती है। जमाकर्ता इस खाते में से जब चाहे तब रकम निकाल सकता है। इस खाते पर सामान्यतः ब्याज नहीं दिया जाता अथवा नाम मात्र का ब्याज दिया जाता है। नंबर 3, बचत खाता। इस खाते की व्यवस्था सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकों द्वारा बचत खाते की व्यवस्था कराई जाती है। यह खाता प्रायः मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है, जिसमें वह अपनी छोटी छोटी बचतों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। बचत खाते का उद्देश्य देश में पूंजी संचय को प्रोत्साहित करता है। आवर्ती जमा खाता। इसमें निश्चित राशि प्रत्येक माह जमा करानी होती है। यदि राशि जमा न की जाए तो बैंक दंड स्वरूप अधिभार वसूल करता है। यह विशेष प्रकार का एक मियादी जमा खाता है, जिसमें बैंक नियमित आय वाले व्यक्तियों को प्रत्येक माह एक निश्चित राशि जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। नंबर 5, गृह बचत खाता। इस खाते का उद्देश्य छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करना है। इस खाते पर ब्याज दर अपेक्षाकृत नीची होती है। इस खाते के अंतर्गत बैंक छोटी छोटी रकमों को जमा करने के लिए जमाकर्ता को एक ताला लगा गुल्लक दे देता है, जिसमें जमाकर्ता छोटी छोटी रकमों को समय समय पर डालता रहता है। जब गुल्लक भर जाती है तब बैंक में दे दी जाती है। ऋण प्रदान करना। बैंक अपने पास राशि जमा कराकर उसका एक भाग जरूरतमंदों को ऋण के रूप में देते हैं। बैंक जितनी राशि जमा के रूप में प्राप्त करते हैं, उनका एक निश्चित भाग अपने पास नकद रूप में रखकर शेष राशि जरूरतमंदों लोगों को ऋण के रूप में दे देते हैं। प्रत्येक व्यवसाय तथा उद्योगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूंजी के अभाव में अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चला पाते। बैंक ऐसे लोगों को ऋण देकर उनकी वित्तीय मदद करते हैं। नकद साख। ऋणी व्यक्ति इस खाते में से रकम आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालता रहता है। उसे वर्ष के अंत में केवल वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। व्यापारियों को प्रायः नियमित रूप से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। यदि उनको ऋण लेने के लिए प्रत्येक बार नया समझौता करना पड़े तो उसमें कठिनाई होगी, अतः वह इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि वर्ष में उन्हें कितने ऋण की आवश्यकता होगी तथा बैंक से उतने ऋण प्राप्त करने का समझौता कर लेते हैं। बैंक इस स्वीकृत राशि को ऋणी के नाम से एक खाता खोलकर जमा करा देता है। नंबर 2, अधिविकर्ष। इसके अंतर्गत बैंक जमाकर्ता को अपने चालू खाते में से जमाओं से अधिक एक निश्चित राशि निकालने की अनुमति दे देता है। जब ऋणी ऋण की सुविधा पूरे वर्ष प्राप्त न करके केवल थोड़े समय के लिए चाहता है, तब वह अधिविकर्ष का सहारा लेता है। अधिविकर्ष एक अस्थायी व्यवस्था है तथा वह सुविधा प्रायः उन लोगों को दी जाती है जिनका बैंक में चालू खाता होता है। मुद्रा हस्तांतरण। इसमें बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चेक जहां धन हस्तांतरण की पुरानी तकनीकी है। बैंक अपने ग्राहकों को अभिकर्ता के रूप में
धन हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ग्राहकों का धन हस्तांतरण हेतु बैंक अनेक माध्यमों का सहारा लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट, जब ये विनिमय पत्र किसी एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के द्वारा आपस में या किसी और बैंक को दिए जाते हैं तो इन्हें बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट भुगतानकर्ता की ओर से किया गया एक भुगतान है जो कि निर्गमनकर्ता बैंक की गारंटी होता है। दूसरे शब्दों में, बैंक ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा अपने पर अथवा किसी दूसरे शहर में संबंधित बैंक पर जारी किए गए विनिमय पत्र होते हैं। बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग बैंक सामान्यतः दूसरे बैंक से व्यवहार करते समय उस समय लेते हैं जब विक्रेता या ऋणदाता दूसरे शहर के क्रेता या ऋणी से सामान्य चेक लेने का इच्छुक नहीं होता है। जब ग्राहक ड्राफ्ट की बैंक से मांग करता है तो बैंक उतनी राशि व उसके हिसाब से उस ड्राफ्ट को बनाने का शुल्क ग्राहक के खाते से निकाल देता है। नंबर 2, बैंकर चेक। बैंकर चेक व्यक्ति को भुगतान या आदेश या बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट होता है जिसमें राशि व्यक्तिगत खाते से ना निकालकर बैंक कोष से निकाली जाती है। सामान्य चेक में राशि का भुगतान शोधकर्ता के व्यक्तिगत खाते से किया जाता है। यह चेक उन लोगों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं जिनका बैंक में खाता नहीं होता और वह चेक द्वारा भुगतान करना चाहते हैं।